नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है द सेम वर्ड यूज्ड एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। द सेम वर्ड यूज्ड एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं इस टॉपिक को समझने में। उनको लग रहा है कि हमको पूरी ग्रामर पढ़नी है, लेकिन इसके लिए आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है। इसके लिए आपको पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन। लिख लीजिए, वर्ड फॉर्मेशन। इसके लिए ग्रामर की जरूरत है, लेकिन इस टॉपिक के लिए ग्रामर की जरूरत से ज्यादा वर्ड फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, सो वर्ड फॉर्मेशन प्लस सेंटेंस मास्टरी। सेंटेंस मास्टरी, ये दो चीजें होनी चाहिए। सेंटेंस मास्टरी में वर्ड फॉर्मेशन तो हो ही गया है, इसमें काम आ जाता है पोजीशन, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन क्या है एक सेंटेंस में। तो चलिए आज हम कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे ये सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह कैसे काम आता है और इसमें वर्ड फॉर्मेशन सीखना कितना जरूरी है। तो आज का मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा सेशन यही बताने के लिए, यही सिखाने के लिए और यही अपना मैसेज कन्वे करने के लिए दे रही हूँ कि वर्ड फॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है, जो पहले उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पहले रूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस बार वर्ड फॉर्मेशन का फाउंडेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने वर्ड लिख लिया, मैंने एक फर्स्ट वर्ड ले लिया डिसीजन। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डिसीजन से वर्ब वर्ब कैसे बनेगा, डिसीजन का वर्ब क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा डिसीजन का वर्ब होता है डिसाइड। ठीक है, डिसीजन का वर्ब हो गया डिसाइड। अब यहाँ पर ये डिसीजन वर्ब, ये हो गया नाउन और ये हो गया वर्ब। नंबर 3, अगर मुझे इसका एडजेक्टिव बनाना हो तो बनेगा डिसिसिव, या फिर इसको डिसाइसिव भी पढ़ते हैं, डिसाइसिव। अब यहाँ पर आपका ये सीखना जरूरी है कि IVE से एंड होने वाला एडजेक्टिव है, SION से एंड होने वाला नाउन है और डिसाइड तो फिर वर्ब है ही, लेकिन ये वर्ब यानी कि ऐसा कोई भी शब्द जो आपसे काम करवा रहा है। यानी मैंने डिसीजन लिया, उससे डिसाइड बना दिया एंड देन डिसिसिव बना दिया, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव। तो सबसे पहले अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो वर्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन कैसे आना चाहिए, जैसे बहुत सारे वर्ड्स SION से एंड होते हैं, TION से एंड होते हैं, मेंट से एंड होते हैं, ER से एंड होते हैं, OR से एंड होते हैं और सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ रूल्स पढ़ना नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है उनको समझना, उनका सेंटेंस में पोजीशन क्या है उसको समझना और वर्ड फॉर्मेशन को समझना। बस मैं इतना समझाना चाह रही हूँ। जिन भी बच्चों को डाउट है ना कि नहीं ग्रामर तो आ ही रही है, ग्रामर रटना भी है, पढ़ना भी है, तो उनका थोड़ा डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं। ठीक है, ग्रामर कितना पढ़ना है, किस रेशियो में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्रामर से ज्यादा इस बार वर्ड फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक ये बात समझ आई। अब आपसे कहा जा रहा है पार्ट ए में इस टॉपिक के आगे लिख दिया है एप्लीकेशन, हालांकि इसके आगे नहीं लिखा, लेकिन बाकी कुछ टॉपिक्स के आगे लिख दिया है एप्लीकेशन। यहाँ एप्लीकेशन का मतलब है कि आप उसका सेंटेंस बनाइए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया योर डिसीजन कैन शेप योर फ्यूचर। तुम्हारा डिसीजन तुम्हारा फ्यूचर शेप कर सकता है। योर डिसीजन कैन शेप योर फ्यूचर, तुम्हारा डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को बना सकता है। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, उसी तरीके से मैंने लिखा यू मस्ट डिसाइड योर गोल, यू मस्ट डिसाइड योर गोल स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग प्रेपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें अपने गोल को डिसाइड कर लेना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से आपको क्या करना है, वर्ड फॉर्मेशन की तरफ ध्यान देना है। बच्चों एक चीज बताइए, ये बात समझ आ गई? अगर आप, कई बच्चे कह रहे हैं, जैसे कई बच्चों को ये लग रहा है वर्ड फॉर्मेशन, है ना, बहुत जगह ये मेरे को सुनने को मिल रहा है, मैडम वर्ड फॉर्मेशन कौन सी बड़ी बात है। अगर बड़ी बात नहीं है तो लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन नंबर 2 देती हूँ। STRENGTH, स्ट्रेंथ, है ना,
इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करके बताइए और एज अ वर्ब यूज करके बताइए। ठीक है, अगर वर्ड फॉर्मेशन तैयार होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल मिनटों का काम होगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब एज एन एडजेक्टिव इसका वर्ड क्या होना चाहिए और एज अ वर्ब इसका वर्ड क्या होना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करिए, यानी उससे रिलेटेड दो सेंटेंसेस बनाइए। राइट, इसके लिए बेहतर है कि आप 3 से 4 घंटा वर्ड फॉर्मेशन पे दें। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 से 4 घंटा। अगर आपका जीरो लेवल का इंग्लिश है तो भी आपको 5 घंटे में कवर कर लोगे। आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप 1.5-2 घंटा पढ़ोगे तो वर्ड फॉर्मेशन में आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैंने स्ट्रेंथ लिखा तो वो है एक नाउन, और इसका एडजेक्टिव कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। और अगर मुझे इसकी वर्ब बनानी है तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथन, ईएन लगकर बन जाएगा। अब और इंपॉर्टेंट कितनी बात है, अब इस वर्ब का भी V1 V2 V3 होता है, और आगे V1 V2 V3 ये एक अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो यानी कि स्ट्रेंथ से स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथन बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि जिन बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि हमें, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है ही, पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, पढ़िए आप उसको, लेकिन उसका बेसिक समझिए। बेसिक समझने के बाद वर्ड फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन पर जब हम आते हैं तब हमें टेंस की जरूरत पड़ती है, एक्टिव पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन की जरूरत पड़ती है। तो सब बातों को स्टूडेंट्स धीरे धीरे समझ करके चलो। ऐसे ना बिल्कुल खिचड़ी मत पका लो अपने दिमाग में, है ना, कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन सिस्टम से पढ़ना है। जितना हमें चाहिए उतना पढ़ना है। ऐसे तो ग्रामर की बड़ी बड़ी किताबें हैं, जितना मर्जी पढ़ते जाओ। वर्ड फॉर्मेशन की बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, जितना मर्जी पढ़ते जाओ, जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उतनी जरूरत है जो हमारे एडिटोरियल में, जो न्यूज़पेपर में काम आती हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती हैं, जो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है, उतनी ही हमें जरूरत है। तो ज्यादा अपने आप को कंफ्यूज स्टेट में मत लेकर के आइए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। राइट, इसी तरीके से और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने लिखा ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी, ब्यूटी से आपका जो वर्ब बनेगी वो बनेगी ब्यूटीफाई, और इसका एडजेक्टिव बन जाएगा ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफाई एंड ब्यूटीफुल। अब जहां तक बात है इसको अप्लाई करने की, तो वो आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सेंटेंस फॉर्मेशन में। वो अपना एक अलग जॉनर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना। बट पहले सेंटेंस समझने से पहले पहले वर्ड फॉर्मेशन को समझिए। तो ब्यूटी क्या हो गया, एक नाउन हो गया। वहीं पर ब्यूटीफाई क्या हो गया, नाउन। ब्यूटी एक नाउन हो गया, जबकि ब्यूटीफाई क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, जबकि ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब जब आप क्लासेस में आते हो ना, वहां पर वर्ड फॉर्मेशन, कोई भी किताब उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो, है ना, पढ़ना शुरू कर दो वर्ड फॉर्मेशन। आपकी ये समझ धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, और आपका ये जो टॉपिक जिससे आप इतना डर रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। इसी तरीके से वर्ड मैंने ले लिया क्रिएशन। ठीक है, क्रिएशन एक नाउन है, अगर मुझे इसका वर्ब बनाना है तो वो बन जाएगा क्रिएट। अगर मुझे इसका एडजेक्टिव बनाना है तो वर्ब, वर्ड बन जाएगा क्रिएटिव। ठीक है, अब जहां तक बात है एप्लीकेशन की, तो ठीक है, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, सेंटेंस फॉर्मेशन इज काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ क्रिएशन। सेंटेंस फॉर्मेशन भी अपने आप, एक मिनट में थोड़ा सा ये इसको म्यूट कर दूं फोन को। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्रिएशन। सेंटेंस फॉर्मेशन भी एक क्रिएशन ही होता है। इसी तरीके से हम कोई भी और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यू कैन क्रिएट पावरफुल, यू कैन क्रिएट पावरफुल आंसर्स विथ सिंपल वर्ड्स। यस, जरूरी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने की जरूरत हो। तो यू कैन क्रिएट पावरफुल आंसर्स विद सिंपल वर्ड्स। आप सिंपल सिंपल वर्ड से भी बहुत पावरफुल राइटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज जरूर यूज करिए। फॉर्मल लैंग्वेज की डिक्शनरी आपको मिल जाएगी, नहीं मिले तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पर आपको फॉर्मल लैंग्वेज से जुड़े हुए फ्रेजेस, एडवांस्ड फ्रेजेस और वर्ड्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे बोलना पड़ेगा, है ना, ठीक है, बताना पड़ेगा, तब भी कोई काम हो सकता है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं सक्सेस। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सक्सेस का वर्ब क्या बनेगी और एडजेक्टिव क्या बनेगा, जो कि किसका हिस्सा है,
वर्ड फॉर्मेशन का हिस्सा है। तो जैसे मैंने लिखा सक्सेस, तो सक्सेस से हमारी जो वर्ब बनती है वो बनती है सक्सीड, और जो एडजेक्टिव बनता है वो बनता है सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सीड एंड सक्सेसफुल। अब सेकंड हमारा काम क्या होता है, हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या होती है, सेंटेंस में वर्ब कहाँ रखा जाता है, और सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ रखा जाता है। अगर हमें इन तीनों चीजों का नॉलेज होगा तो हम आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको टेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि इसके रूल्स को पैट करके पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। टेंस का आप फाउंडेशन समझ लीजिए, है ना, फाउंडेशन। टेंस का फाउंडेशन का मतलब है तीनों टेंसेस और किस टाइम पे क्या हमें यूज करना है, बस उतना समझ लीजिए। और इस टेंस को आप समझिए एक्टिव पैसिव के लिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए। बच्चों, बहुत सारे बच्चे पता है मेरे को क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मैडम ये 2 चैप्टर तो हटा दिए, हटा दिए। आज आप एक होमवर्क करिए और जरा सर्च करिएगा कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में जगह क्यों दी गई थी, तो आपको आंसर मिलेगा राइटिंग के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं ना कि एक्टिव पैसिव हटा दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हटा दिया, तो जरा इसके मूल बिल्कुल बेस पर जाइए और ये देखिए कि इन 2 चैप्टर्स को आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर इंग्लिश में अपना एक उद्देश्य रखता है, पर्पस रखता है। हर चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाता है वो राइटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसकी समझ होगी तभी अगर कोई टीचर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहा है ना, तो समझ आएगा कि हाँ, ये हमें ये बात क्यों कही जा रही है। तो ज़रा देखिए, एक्टिव आज का होमवर्क करके आइएगा कि एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों जगह दी गई थी। जब नाउन भई एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, जितना बड़ा नाउन है, जितना बड़ा एडजेक्टिव है, जितना बड़ा वर्ब और नाउन तो भरा पड़ा है। लगभग 4 लाख वर्ब और नाउन मिलकर के बनते हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब ये दोनों चैप्टर्स इतने वास्ट हैं, तो फिर ये 2 चैप्टर की इतनी जगह क्या-क्या इम्पोर्टेंस था? तो इन सब चीज़ों को जब आप पढ़ोगे ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे कि नहीं हमको इसको भी पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपको डिसाइड करवाएँगे आपके गुरु, जो आपके टीचर्स हैं, जिनसे आप पढ़ रहे हो। या फिर अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट दिया हुआ है, तो कहीं न कहीं इतनी नॉलेज डेवलप हो जाती है कि हमें समझ हो कि हमें कितना पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है। तो आज का टॉपिक था मेरा द सेम वर्ड यूज्ड एज़ अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके लिए बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, तो क्या हम उसके रूल्स पढ़ें, नहीं पढ़ें? और जहाँ तक बात है रूल्स की, तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेशन देने वाली हूँ बहुत जल्द, जहाँ पर आपके ये भी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे कि आखिर रूल्स कितने पढ़ने हैं, किस हद तक पढ़ने हैं और किस लेवल के पढ़ने हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन मुस्कुराते रहिए।